हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के यूनिट कार्बनिक रसायन के चैप्टर हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स के टॉप 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए। ये जो टॉप 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम मस्त मस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वीडियो में आगे तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज के इस सेशन का जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है SN1 अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित एल्काइल हैलाइड के अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है। तो चलिए इसके सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन 1 में है RF, RCl, RBRI और RI। ऑप्शन नंबर बी में है AF, BR, CLI। सब में अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन है जो सबसे हाइलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम कौन है। तो इसमें यहाँ पे हाइलाइड में देखेंगे हम लोग, हाइलाइड में आते हैं AF, CL, BRI। और बात कही गई है SN1 अभिक्रिया में। SN1 अभिक्रिया में, तो SN1 अभिक्रिया में मतलब कि जिसकी बॉन्ड की दूरी जितनी ज़्यादा होती है, यानी जिसकी बॉन्ड लंबाई जितनी ज़्यादा होती है, वह उतना ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। मतलब कि इसमें सबसे पहले जो टूटेगा वो आई, अर्थात SN1 अभिक्रिया में अभिक्रियाशीलता का क्रम जो सबसे, यानी अभिक्रियाशीलता जो होता है वो सबसे ज़्यादा आई होता है, उसके बाद Br होता है, उसके बाद Cl होता है, उसके बाद फ्लोरीन होता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा I हो जाएगा, फिर Br हो जाएगा, फिर Cl हो जाएगा, और सबसे जो कम हो जाएगा वो हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी जो है ये SN1 अभिक्रिया के लिए अल्काइल हाइलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा। पहले आयोडीन हो जाएगा, फिर ब्रोमीन हो जाएगा, फिर क्लोरीन हो जाएगा, फिर फ्लोरीन हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन में है शुष्क ईथर में किस यौगिक के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में है C2H5OH, C2H6, C2H5Cl, C2H5CN। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है शुष्क ईथर में किस यौगिक के मैग्नीशियम की अभिक्रिया के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया जाता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कराने के लिए मैग्नीशियम को हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अर्थात RX के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जहां X होता है हैलाइड ग्रुप FCl, BRI, और R होता है हमारा अल्काइल ग्रुप, जहां पे CH3, C2H5 ये सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम को हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखेंगे तो ये में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, C2H5Cl जिसमें हैलाइड है, तो ये हमारा बनाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक के रूप में यानी बेहोशी करने में किसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए में है क्लोरोफॉर्म, बी में है आयोडोफॉर्म, सी में है एसिटिलीन और डी में है मेथेन। तो निश्चेतक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है हमारा क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म को बेहोशी के रूप में उपयोग किया जाता है निश्चेतक करने में। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है। प्रशीतक मतलब कि किसका उपयोग हम लोग ठंडा करने में करते हैं। तो ऑप्शन ए में COCl2, बी में CCl4, सी में CF4 और डी में CF2Cl2। तो इसमें जो प्रशीतक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, ठंडा करने के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है CF2Cl2। CF2Cl2 का हम लोग प्रयोग करते हैं प्रशीतक के रूप में, ठीक है, जिसको मेथेन डाइक्लोरो डाइफ्लोरो बोलते हैं। तो ये अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, अल्काइल हैलाइड का ईथर में बने विलयन के साथ, अल्काइल हैलाइड का ईथर में बने विलयन के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति से एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि
इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है वुर्ज अभिक्रिया, बी में है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, सी में है फैंकलैंड अभिक्रिया और डी में है सैंडमायर अभिक्रिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अल्काइल हैलाइड को ईथर में बने विलयन के साथ सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं इसको। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इथाइल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से इथाइल ब्रोमाइड बनता है, यानी इथाइल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया के साथ इथाइल ब्रोमाइड बनता है। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इथाइल एल्कोहल का अभिक्रिया किस यौगिक के साथ कराएंगे कि इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। तो यहाँ पे KBr दिया है, NH4Br दिया है, Br2 दिया है, डी में HBr तथा सांद्र H2SO4 दिए हुआ है। तो किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे कि इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। तो आइए सबसे पहले इसके हम लोग रिएक्शन को थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे C2CH3CH2, ये हमारा है इथाइल एल्कोहल, ये इथाइल एल्कोहल है। और इथाइल एल्कोहल की जब अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। यहाँ पर जो H2SO4 है ये उत्प्रेरक का काम करेगा, तो यहाँ पे H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तब जाकर के यहाँ पे हमारा ब्रोमो एथेन बनता है। ये ब्रोमो एथेन या फिर इसको इथाइल ब्रोमाइड कहते हैं, प्लस जल बाहर निकलता है, साथ में जल भी बाहर निकलता है। तो यहाँ पे अब पूछ लिया जाए, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया किस यौगिक के साथ कराया जाएगा कि इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। तो HBr तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति के साथ कराएंगे तो हमारा इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं इसके। अब यहाँ पे इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, अब भी हम लोग देखें तो ऑप्शन में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन ब्रोमाइड तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम लोग इथाइल एल्कोहल का अभिक्रिया कराएंगे तो इथाइल ब्रोमाइड बना लेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर में कह रहा है एल्काइल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O यानी सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए में है एस्टर, बी में है ईथर, सी में है कीटोन और डी में है एल्कोहल। तो आइए पहले अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ देख लेते हैं कि ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो अब आप लोग आंसर से भी ऑप्शन को देख करके आंसर पता लगा सकते हैं कि इसका कौन होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने के लिए अल्काइल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है अल्काइल हैलाइड का। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड है। तो सिल्वर ऑक्साइड जो मिलता है तो ये मिल करके यहाँ पे ये दोनों एक साथ मिल करके बना लेता है यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड। और यहाँ पे आपको इस साइड बच जाता है ऑक्सीजन, Ag2O है तो यहाँ पे बच जाता है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के पास पता है 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 माइनस वाले होते हैं और एक अल्काइल इस साइड जुड़ जाता है, एक अल्काइल इस साइड जुड़ जाता है, तो ये मिल करके बना लेता है ईथर। तो यहाँ पे है कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पे आपको ईथर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त होगा। अब प्लस में आपको सिल्वर हैलाइड प्राप्त होगा, तो इसमें आपको ईथर मिलने वाला है, तो यहाँ पे हो गया। इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईथर, यानी अल्काइल हैलाइड के साथ शुष्क Ag सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो ईथर बनता है। अब चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्यापारिक पैमाने पर क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है, यानी व्यापारिक पैमाने पर क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है कौन चीज से। ऑप्शन नंबर ए में है डाउस प्रोसेस, बी में है डेकॉन प्रोसेस और सी में है रैचिंग प्रोसेस और डी में इटार्ट विधि। तो व्यापारिक पैमाने पर जो क्लोरोबेंजीन बनाते हैं वो हम लोग बनाते हैं रेस्चिंग प्रोसेस से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी, रेस्चिंग विधि द्वारा व्यापारिक पैमाने पर क्लोरोबेंजीन तैयार किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो यहाँ पे 9 के
ऑप्शन नंबर ए में दिया है CnH2n, बी में दिया है CnH2n+2 और सी में दिया है CnH2n-2। तो ये हमारा हो जाएगा एल्कीन का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा एल्कीन का हो जाएगा। और CnH2n+2 जो है ये हो जाएगा हमारा एल्केन का, ये हो जाएगा एल्केन का सूत्र होता है। और CnH2n-2 जो होता है ये हो जाएगा आपका एल्काइन का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एल्काइन का, YnE। ये हमारा एल्केन का हो गया, CnH2n+2 एल्केन का, CnH2n एल्कीन का और CnH2n-2 एल्काइन का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CnH2n, क्योंकि एल्कीन का पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इथेन में कार्बन का संकरण होता है। तो इथेन में कार्बन का संकरण होता है, तो कार्बन का जो संकरण होता है, कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन की संकरण की बात की जाए तो यहाँ पे इसके साथ जो संकरण होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए sp³ होगा। इथेन में जो कार्बन का संकरण होता है वो होता है sp³। तो चलिए अब अगले नंबर पे आते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर में कह रहा है इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। तो पहले आइए समझ लेते हैं कि पाई बॉन्ड कितना, यानी किस प्रकार के सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में, किस में पाई बॉन्ड कितने बनते हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर हम लोग पता कर लेंगे। तो आइए समझते हैं पहले पाई बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इस चीज को समझेंगे कि सिंगल बॉन्ड, जहां भी सिंगल बॉन्ड हो उसमें एक सिग्मा पाई होता है। ये आपको 6 मत पढ़िएगा, ये सिग्मा लिखा हुआ है, इसमें एक सिग्मा पाई होता है। जहां भी आपको डबल बॉन्ड मिले, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। और जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होता है उस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई और 2 पाई बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे इसके हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा भी समझते हैं। जैसे यहाँ पे एल्केन ले लिए, एल्केन में ये हमारा इथेन है, एल्केन में ये हमारा इथेन है, तो ये सभी के साथ क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो सभी के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सभी सिंगल बॉन्ड में क्या होते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो टोटल इसमें सिंगल बॉन्ड हमारे 7 है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 7, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। अब आइए अगले एग्जाम्पल पे इसके देखते हैं। जैसे एल्कीन, एल्कीन में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें जो टोटल पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ये डबल बॉन्ड एक ही जगह है तो इसमें जो पाई बॉन्ड हो जाएंगे एक पाई बॉन्ड हो जाएंगे। और सिग्मा बॉन्ड की बात की जाए तो ये डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी जहाँ जहाँ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सभी में एक एक सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो 1 2 3 4 गो सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ पे 5 गो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड के लिए। अब आइए एक और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे यहाँ पे एल्काइन के लिए है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 गो पाई बॉन्ड होता है। तो एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 पाई बॉन्ड होंगे, मतलब कि इसमें जो टोटल है हमारा, टोटल यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? इसमें यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में 2 गो पाई, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 गो पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से एक यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है और एक यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। तो 1 2 और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके साथ हो जाएंगे 3 गो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और 2 गो पाई बॉन्ड हो जाएंगे। अब उसके हिसाब से हम लोग ये पिछले वाले क्वेश्चन को देख के इसका, पिछले वाले क्वेश्चन का अब हम लोग अब आंसर पता करते हैं कि यहाँ पे इथाइन दिए हुआ है। इथाइन मतलब कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इथाइन मतलब यहाँ पे YnE दिए हुआ है, मतलब कि C2H2 दिए हुआ है। इथाइन मतलब C2H2 दिए हुआ है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, ए ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे, सी और एक यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। और इसमें आपको पूछ लिया है कि पाई बॉन्ड कितने होंगे, इसमें आपको पूछ लिया है कि इसमें पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। वही अगर इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड पूछ लिया जाता तो एक यहाँ पे इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं और 2 पाई बॉन्ड। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड इसमें मौजूद होंगे। अब आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है? तो हीरे में कार्बन का संकरण जो होता है ऑप्शन नंबर ए में sp³, बी में sp², सी में sp और डी में sp²। तो हीरे में जो कार्बन का संकरण होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, sp³ होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आइए अगले नंबर क्वेश्चन में आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है एल्काइल हाइलाइड को किससे बनाने में प्रयोग किया जाता है, किससे बनाने में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है एल्केन। एल्केन से भी हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, एल्कीन से भी, एल्कोहल से भी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी से हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है जिसे अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। भैया अगले नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है जब CH3 CH Br CH2 CH3 एल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिए हुआ है, तो चलिए पहले इसका हम लोग अभिक्रिया देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये दिए हुआ है CH3 CH Br CH2 CH3, इसका हम लोग अभिक्रिया KOH के साथ करा के देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है, उसके बाद इसको हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हमारा हो गया CH3 CH Br था, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर में बढ़िया से सजा दिए हैं। तो ये जो आपका रिएक्शन है ये है आपका इलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपका इलिमिनेशन रिएक्शन है, जिसको हम लोग निराकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, निराकरण अभिक्रिया, या फिर इसको हम लोग विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या होता है इलिमिनेशन रिएक्शन में कि यहाँ पे एल्कोहलिया KOH होता है। तो एल्कोहलिया KOH होता है, तो यहाँ पर जो KOH होता है वो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल जैसा जो निकलता है, मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल जैसा नहीं, बेस के जैसा काम करता है। तो ये OH जो है यहाँ पे जो K है वो Br को निकाल करके KBr बना लेगा। अब जहाँ पर ये अल्फा होता है अर्थात हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ रहता है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ से तो हमारा हाइड्रोजन समूह निकल जाएगा, और इसके जो बीटा वाला कार्बन होता है अर्थात जिस पे हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ रहता है उसके बगल अगल बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। तो ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, हमारे पास 2 बीटा कार्बन है। तो यहाँ से इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपको जहाँ से हाइड्रोजन समूह बाहर निकलता है उसके बीटा वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन समूह बाहर निकलता है। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ से Br निकला, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा, क्योंकि इसके बीच बॉन्ड खाली हो जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, अर्थात इलिमिनेशन रिएक्शन में आपको हमेशा एल्कीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये आपका बन गया ब्यूट 1 इन, और ये जो होता है ये 20% ही बनता है, अर्थात ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। अगर ये उसके बाद दूसरा एक तो ये बन गया, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये कंपाउंड हमारा बनेगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड इसके बीच बनेगा, अर्थात ये नीचे वाला बनेगा। और नीचे वाला हमारा कितना है, ये 80% होता है, और ये हमारा मुख्य उत्पाद है जिसको ब्यूट 2 इन कहते हैं। ये इसका नाम है ब्यूट 2 इन, और ये है ब्यूट 1 इन, यानी कि यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड का है। यहाँ पे इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा, यहाँ पे इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा, लेकिन जो मुख्य उत्पाद में आता है ये हमारा ये मुख्य उत्पाद बना। तो मुख्य उत्पाद हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा या फिर ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा? तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं सैडजेफ रूल। सैडजेफ रूल कहता है कि जहाँ पे द्विबंधन वाला कार्बन है, जहाँ पे द्विबंधन वाला कार्बन है उससे अधिक मात्रा में, उस द्विबंध वाले कार्बन से अगर अधिक मात्रा में अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो ज़्यादा आपका यानी मजबूत होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे ये अल्काइल समूह डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है इससे सिर्फ एक ही अल्काइल समूह जुड़ा है इधर, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड जुड़ा है इससे इधर भी एक अल्काइल समूह है और एक इधर भी अल्काइल समूह है। तो इसमें 2 अल्काइल समूह जुड़े हुए हैं जबकि इसमें एक ही अल्काइल समूह जुड़े हुए हैं। इसके वजह से हमारा ये हमारा मुख्य उत्पाद बनेगा और ये हमारा मुख्य उत्पाद नहीं बनेगा। तो इसके हिसाब से अब हम लोग ऑप्शन का पता लगा सकते हैं, आंसर का पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर कौन होगा। तो आइए देखते हैं आंसर में। तो आंसर में हमारा आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो इसका मुख्य उत्पाद होगा। 14 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो इसका मुख्य उत्पाद होगा। अब आइए अब अगले नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। कह रहा है 15 में एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है?
एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम लोग ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच जो अभिक्रिया होती है वह ऊर्ज अभिक्रिया होती है, वह किस प्रकार से होती है इसको भी हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, ये अल्काइल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं और यहाँ पे सोडियम धातु होता है और इसकी जो अभिक्रिया कराते हैं हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में, अर्थात शुष्क स्थिर की माध्यम में कराते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जो अल्काइल हैलाइड है ये बाहर निकल जाता है, सोडियम के साथ जुड़ करके ये सोडियम हैलाइड बना लेता है और यहाँ पर ये दोनों एक साथ जुड़ करके एल्केन बना लेता है। मतलब कि ऊर्ज अभिक्रिया में आपको क्या प्राप्त होगा, ऊर्ज अभिक्रिया में आपको एल्केन प्राप्त होगा और इसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल का प्रयोग करते हैं और सोडियम रहता है और ये अभिक्रिया करके एल्केन का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को हम लोग ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर में, वी हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया में हैलाइड की सक्रियता का क्रम है। तो वी हाइड्रोहैलोजनीकरण की अभिक्रिया में कौन है जो, यानी कि हैलाइड की सक्रियता का क्रम इसमें कौन सही है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पीछे भी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसा एक हम लोग क्वेश्चन देखे हुए थे। तो इसमें जो हो जाता है आपको जो सबसे पहले यानी सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा यानी सबसे ज़्यादा जो टूटेगा वो होगा आई, क्योंकि आई का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है जिसको टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता, मतलब ये जल्दी ही हट जाता है। तो सबसे पहले करेगा आई, ठीक है, उसके बाद आपको करेगा बी आर, उसके बाद आपको करेगा सी एल, उसके बाद हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। तो इसमें सबसे कम रिएक्टिव होता है एफ, अर्थात एफ जल्दी नहीं टूटता है और आई जो है इसमें बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है जिसको तोड़ने में समय नहीं लगता है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखेंगे तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में टोल्यूइन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके देता है। तो क्या देता है, बेंजील क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, पी क्लोरोबेंजीन, ओ क्लोरोटूलिन। तो आइए पहले टोल्यूइन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करा के देखते हैं कि क्या दे रहा है, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। तो ये टोल्यूइन है, ये Cl2 है। सूर्य के प्रकाश में जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे बना लेता है CH2Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो निकलता है और यहाँ से एक क्लोरीन जो निकलता है वो HCl बना लेता है। तो यहाँ पर ये जो बनता है इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल क्लोरोमीथेन बोलते हैं या फिर बेंजील क्लोराइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजील क्लोराइड बोलते हैं। तो इसके हिसाब से इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, ए हमारा सही हो जाएगा, बेंजील क्लोराइड। 17 के ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है SN2 की क्रिया विधि में इसका उत्क्रमण होता है। तो किसका उत्क्रमण होता है, केटायन का, संक्रमण अवस्था का, मुक्त मूलक का, कार्बन एनायन का। तो इसमें हमारा बनता है SN2 में संक्रमण अवस्था। इसमें क्या बनता है हमारा, संक्रमण अवस्था बनता है। तो 18 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संक्रमण अवस्था का उत्क्रमण होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में लुकास अभिकर्मक है। लुकास रिजेंट क्या है, किसको लुकास रिजेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है सांद्र HCl तथा अनाद्र ZnCl2, सांद्र HNO3 तथा अनाद्र ZnCl2, सी में है सांद्र HCl तथा आद्र ZnCl2, डी में सांद्र HNO3 तथा आद्र ZnCl2। तो इसमें जो हम लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांद्र HCl तथा अनाद्र ZnCl2 को हम लोग लुकास रिजेंट बोलते हैं। तो 19 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 में आते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन में, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाया जाता है। ये क्वेश्चन शायद हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो बनाया जाता है किसके साथ बनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो बनाए जाते हैं, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए हम लोग Mg यानी मैग्नीशियम की क्रिया कराते हैं। किसके साथ, तो अल्काइल हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। मैग्नीशियम की अभिक्रिया अल्काइल हाइलाइड के साथ कराते हैं और यहाँ पे जो उपस्थिति रखी जाती है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराई जाती है। तो इसमें देखेंगे मैग्नीशियम की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड के साथ कराने पर ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम तथा एल्केन, ये तो होगा नहीं। बी नंबर में देखेंगे मैग्नीशियम तथा एरोमेटिक, यह नहीं होगा। जिंक तथा अल्काइल, यह नहीं होगा।
मैग्नीशियम तथा अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैग्नीशियम तथा अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया जाता है और ये अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।